बढ़ते जा रहे हैं समुद्र में मालवाहक जहाजों पर हमले। अदन की खाड़ी में अमेरिका के मालवाहक जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली हूती विद्रोहियों ने। क्या ईरान हूती विद्रोहियों के हमले रुकवा सकता है? करेंगे विश्लेषण। ईरान अपना हूती पे दबाव डाल सकता है। तो उनके पास जो हथियार है कहाँ से आ रहा है? ईरान से आ रहा है। तो ईरान के ऊपर वो डिपेंडेंट है। ईरान चाहे तो कि वो एस्केलेट करने नहीं देगा। मायावती अकेले चुनाव लड़कर क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं? उनका मकसद ये है कि किस तरह इंडिया अलायंस को डैमेज कर सकें वो। ये इसमें अब कोई शक नहीं बचा है कि वो बीजेपी के कहने पे और मोदी के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। लेकिन उससे पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमरनप्रीत कौर से। हमास ने एक वीडियो में 2 मृत इस्राएली बंधकों के शवों को दिखाने का दावा किया है। कथित तौर पर वीडियो में एक महिला बंधक बता रही है कि जिन 2 लोगों के साथ उसे रखा गया था उन्हें कैद में ही मार दिया गया था। हमास ने दावा किया है कि बंधकों की मौत इस्राएली बमबारी से हुई है। इस पर इस्राएली सेना ने कहा है कि ये सच नहीं है। इस्राएली रक्षा मंत्री योएव गैलेंट ने हमास पर मानसिक तरह से कमजोर करने के हथकंडे अपनाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि इस्राएली सेना जो है उसकी कार्रवाई के बिना हमास बंधकों को रिहा नहीं करेगा। योएव गैलेंट कह रहे हैं इस्राएली सेना बंधकों के परिवारों के साथ संपर्क में है। हम उन्हें हर बात की खबर दे रहे हैं। इस्राएली सेना हमास को हर तरह से हरा रही है। हमास के पास अब बचा ही क्या है? बंधकों के परिवारों को मानसिक तरह से कमजोर करके मनोवैज्ञानिक दबाव देकर इस्राएली समाज को दर्द देना। बंधकों की रिहाई केवल सैन्य दबाव के बाद होगी। अगर कोई सेना को रोकता है तो हम गजा में मौजूद इस्राएली बंधकों के भाग्य पर मोहर लगा देंगे, क्योंकि हमास के पास हमसे चर्चा करने या बात करने का कोई कारण या दबाव नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा से कॉकस जीत लिया है और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एक बार फिर से रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए मैदान में हैं। अमेरिका में इसी साल राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। कॉकस का आयोजन स्कूल, जिम, टाउन हॉल समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होता है। कॉकस एक तरह की स्थानीय बैठक है। इनका आयोजन दोनों प्रमुख यानी कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियां करती हैं। ईरान ने कहा है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इराक में इसराइल के एक जासूसी हेडक्वार्टर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ये हमला इराक के अर्ध स्वायत्त कुर्दिश क्षेत्र में किया गया है। जहां ये स्ट्राइक हुई है वो एक वीआईपी इलाका है। इससे थोड़ी दूर पर ही अमेरिका का वाणिज्यिक दूतावास है। कुर्दिश क्षेत्रीय सरकार के सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान में कहा है कि इस हमले में 4 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका ने हमले को गैर जिम्मेदाराना और अस्पष्ट स्ट्राइक बताया है। इराक ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ये उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। इराक ने तेहरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार के प्रधानमंत्री मसरूर बरजानी ने इसे नागरिकों पर हमला बताया। मसरूर बरजानी कह रहे हैं, आश्चर्य की बात यह है कि हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं हैं। हम नहीं जानते कि ईरान कुर्द के नागरिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई क्यों कर रहा है। हमारे पास किसी भी पड़ोसी, खासकर ईरान के प्रति कोई दुश्मनी वाला भाव नहीं है। हमें नहीं पता कि कारण क्या है, लेकिन उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। उत्तर प्रदेश में मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिसंबर में हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में कोर्ट की निगरानी में सर्वे कराने की मांग स्वीकार कर ली थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगा दी है। मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर यात्रियों के खाना खाने का वीडियो वायरल होने के बाद एयरलाइन कंपनी इंडिगो और मुंबई हवाई अड्डे को सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए एक और चीता की मौत हो गई है। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। पिछले कई दिनों से समुद्र में कमर्शियल यानी कि व्यापारिक वाणिज्यिक जहाजों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। लाल सागर में भी समुद्री जहाजों पर हमले बढ़े हैं और ये हमले हूती विद्रोहियों की ओर से किए जा रहे हैं। अब से कुछ मिनट पहले समुद्री एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि यमन के तट पर एक मालवाहक जहाज पर एक और मिसाइल हमला हुआ है। इस जहाज पर माल्टा का झंडा लगा था। इस जहाज का नाम जोग्राफिया है और इसे थोड़ा नुकसान पहुंचा है।
है। दरअसल हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है और ये विद्रोही अमेरिका, इसराइल का विरोध करते हैं। जिन समुद्री रास्तों पर हमले हो रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग हैं। कल ही हूती विद्रोहियों ने एक अमेरिकी कंटेनर जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। अमेरिकी सेना का कहना है कि यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने गिलब्राल्टार ईगल नाम के जहाज पर हमला किया, लेकिन किसी जान माल के नुकसान की सूचना अभी तक नहीं मिली है। हमले के बावजूद जहाज अदन की खाड़ी में अपने सफर पर आगे बढ़ गया। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अदन की खाड़ी में अमेरिका के मालवाहक जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हूती सेना के प्रवक्ता याहिया सारिया ने कहा कि ये सीधा और कड़ा प्रहार था। याहिया सारिया कह रहे हैं कि गजा पट्टी में फलस्तीनियों के नरसंहार के खिलाफ और हमारे देश के खिलाफ अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता के जवाब में ये हमले हुए। यमन के हूती नौसेना ने बेहतरीन मिसाइलों के साथ अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी जहाज को निशाना बनाकर एक सैन्य अभियान चलाया और हमला सटीक था। अमेरिकी ब्रिटिश आक्रामकता और हर हमले का जवाब दिया जाएगा। तो ये एक तथ्य है कि इसराइल के गजा पर बढ़ते हमलों के खिलाफ हूती वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। इन वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमलों के कारण दुनिया भर के व्यापार पर असर पड़ रहा है। पिछले सप्ताह अमेरिका और ब्रिटिश की सेना ने यमन के हूती ठिकानों पर जवाबी हमला किया था। इस बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एजेंडे में सबसे ऊपर है लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हूतियों के हमले। वैश्विक ऊर्जा और व्यापार के रास्तों पर हमलों के असर पर दुनिया भर के जो नेता हैं वो चिंता जता रहे हैं। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य हमले इसे रोकने के लिए ज्यादा सफल नहीं होंगे। दावोस में शेख मोहम्मद ने कहा कि गजा में युद्ध को रोकना ज्यादा महत्वपूर्ण है। This is also will create a high risk of further escalation and further ऐसे हमलों से युद्ध के विस्तार का खतरा भी पैदा होगा। हम समाधान के लिए सैन्य कार्रवाई की तुलना में कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं। हमारा मानना है कि हमें छोटे झगड़ों पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। हमें मुख्य कारण यानी कि युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, उसकी वजह पर ध्यान देना चाहिए। जितनी जल्दी इसराइल युद्ध पर फैसला होगा, मेरा मानना है कि बाकी सब मुद्दे भी सुलझ जाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये हमले रुक जाएंगे। Our stated aim was to degrade and disrupt the Houthis' capability to launch attacks. ऋषि सुनक कह रहे हैं कि हमारा मकसद है हूतियों के हमले की ताकत को घटाना, और जैसा कि मैंने बताया था कि हमने जो हमले किए वो गिने चुने लक्ष्यों पर किए गए सीमित थे। जाहिर है कि ये एक आरंभिक मूल्यांकन है। हम क्षेत्र में तनाव की कमी और स्थिरता की बहाली देखना चाहते हैं। अब ये हूतियों पर निर्भर है कि वो आगे न बढ़ें और बिना किसी वजह के हमले न करें। हमले निर्दोष लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि हूती विद्रोहियों का बैकग्राउंड क्या है और हूती विद्रोही इस तरह के जहाज़ों पर हमला करके हासिल क्या करना चाहते हैं। यही सवाल मैंने पूछा दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा से। मेरा ये कहना है कि भाई ये जो हूती मूवमेंट है, ये हूती जो है कि जाइदी सेक्ट के हैं, एक शियाइट मुस्लिम अलग किस्म की है ईरान से, ईरान की जो शियाई ग्रुप अलग से। ये जो सिविल वॉर हुआ नॉर्थ यमन में, इनकी मूवमेंट शुरू हुआ पहले वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे साले के अगेंस्ट में शुरू हुआ, जिसको गल्फ कंट्री सपोर्ट कर रहे थे। मैं इसीलिए बैकग्राउंड दे रहा हूँ। ये सितंबर 2014 में वो अपना साना पे अटैक करके कैप्चर किया। 2015 ऑनवर्ड्स उनके कंसोलिडेट हो गया रूल जो है सना पे, जिस नॉर्थ यमन में। ये दोनों यमन नॉर्थ और साउथ 1990 मई महीना में मर्ज हुए थे, एक यूनिफाइड यमन बना था। लेकिन अभी ये साउथ यमनी वाला नहीं चाहते कि जो हूती रूल के साथ वो मिलकर रहे। हूती की जो इंटर मूवमेंट हुआ, इस मूवमेंट में पहले वो बेसिकली 2003 जब यूएस का जो अटैक हुआ था अपने इराक के ऊपर, उसी से उनकी अमेरिका का अगेंस्ट में उनके रेजिस्टेंस शुरू हो गया। अभी भी उनका जो स्लोगन होता है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, है ना, कर्स द ज्यूज, विक्ट्री फॉर इस्लाम। तो उनकी ये स्लोगन से ही ये लोग को मोबिलाइज किए हैं। और सिविल वार में उनकी विक्ट्री हुआ सऊदी के खिलाफ। उनको इसी सिविल वार में ईरान ने सपोर्ट किया, उनको ट्रेनिंग देना, उनको ड्रोन देना, उनको मिसाइल्स देना, तो इसीलिए उनकी विक्ट्री हुआ सिविल वार में।
तो जब ये सन्ना पे आ गए तो इसके बाद सऊदी और यूएई के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उनके साथ नेगोशिएट करे किसी तरह सब ग्रुप को लेकर यमन पे शांति बाहर हो। तो मेरा ये कहना है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ ये मूवमेंट है। एक दूसरे है कि इस मूवमेंट जो हुती मूवमेंट जो है, जो एक शियाइट वाले का मूवमेंट है, उसको ईरान सपोर्ट करता है यमन के अंदर सऊदी और गल्फ कंट्री के पर्टिकुलर यूएई के खिलाफ। तो इसीलिए जब ये वार वहां छिड़ जाता है गाजा स्ट्रिप में, और जिस तरीके से टीवी वगैरह पे, अल जजीरा वगैरह लोकल टेलीविजन में दिखा रहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ, जिस तरह इजराइल ने 25,000 से ज्यादा लोग को मारा है, ज्यादातर चिल्ड्रन को मार दिया, कहीं ना कहीं लोगों का अंदर भी, यमनी का अंदर भी इसके खिलाफ एक रिजल्टमेंट है। तो उसको लेके हुती कहता है कि जब तक हुती मूवमेंट जो है ये कहता है कि इनकी वार जो है इजराइल अमेरिका के साथ है और उसी में ईरान उनको सपोर्ट करता है। तो इसीलिए कि ये हुती की इस तरीके से एक्शन लेना कोई स्वाभाविक है, क्योंकि इनका जो बेस है, मोबिलाइजेशन जिस बेस पे हुआ ये है एंटी अमेरिका एंड एंटी इजराइल। एक है। दो, इजराइल ईरान ने जैसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाए, इसमें हुती, हिजबुल्लाह जैसे, हमास जैसे और इराक में जो ग्रुप है उन्हीं के एक प्रॉक्सी है। तो इसीलिए ईरान चाहता है कि एक नेचुरल पावर है इस इलाका में, जिसको रिविजनिस्ट स्टेट कहता है अमेरिका, इस इलाके में ईरान का ही दबदबा रहेगा क्योंकि एक ही रीजनल पावर है। तीसरी बात है, अमेरिका जब से वो धीरे धीरे करके अपना इन्वॉल्वमेंट कम किया, इस बीच में वहां पे एंट्री होता है चाइना का। चाइना ने किसी भी तरह सऊदी अरबिया और ईरान के अंदर एक मध्यस्थता करके उनको एक पीस डील भी बना दिया। दोनों में बहुत सारा टेंशन कम हुआ है, लेकिन मैं नहीं कहूँ हॉस्टिलिटी खत्म हुआ है, टेंशन कम हुआ है। तो इसके पूरा की आप देखोगे कि ये हुती की जो अटैक है, ये अटैक के पीछे ये कहानी है कि ईरान चाहता है कि अपने सीधा तो कन्फर्म नहीं करेगा इजराइल अमेरिका के साथ, उन्हीं को प्रॉक्सी से वो दिखाना चाहता है कि कैसे ईरान की इन्फ्लुएंस अभी भी इस रीजन पे है, इसीलिए ही हुती उसको अटैक करते हैं। दूसरी बात है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो एंटी अमेरिकनिज्म है, एंटी इजराइल है, और इसीलिए हुती को बहुत सारे लोग नहीं भी चाहते यमन का अंदर, लेकिन क्योंकि ये एंटी अमेरिका एंटी इजराइल है, इसलिए बहुत सारे लोग उनको अभी सपोर्ट करने में तैयार है लड़ने के लिए। तो ये थे दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर अश्विनी महापात्र। अश्विनी महापात्रा के पास वापस लौटेंगे, लेकिन बात ईरान और भारत की करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान दौरे पर कल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिल चुके हैं, वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। कल तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के आसपास के क्षेत्र में जहाज़ों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इस तरह के खतरों का भारत के आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा, As you are all aware, there have also been recently a perceptible increase in threats to the safety. एस जयशंकर कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में हिंद महासागर में समुद्री वाणिज्यिक यातायात की सुरक्षा के लिए खतरे में तेजी आई है। इस पर हमले बढ़े हैं। हमने भारत के आसपास के क्षेत्र में भी कुछ हमले देखे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ी चिंता का विषय है। जाहिर है, इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों और वाणिज्यिक हितों को भी खतरा पैदा हो रहा है। ये एक तरह की भयानक स्थिति है जिसका किसी भी पक्ष को फायदा नहीं होगा। ये हमें साफ तौर पर समझ लेना चाहिए। ये थे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्द। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले सऊदी अरब से भारत आते जहाज पर हमला हुआ था। अमेरिका ने भी दावा किया था कि सऊदी अरब से भारत आ रहे टैंकर पर ईरान से ड्रोन हमला किया गया था। ईरान ने अमेरिका के दावे को खारिज किया था। और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि अरब सागर में हाल ही में चेम प्लूटो पर हुए ड्रोन हमले और लाल सागर में MV साई बाबा पर हुए हमले को भारत ने गंभीरता से लिया है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद ये पहला मौका था जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान दौरे पर गए। इस दौरे में जयशंकर जहां ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे थे जिसमें ईरान प्रत्यक्ष तौर पर सामने नहीं है, जैसे जहाजों पर हुती विद्रोहियों का हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और ईरान पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है उसे लेकर चिंतित है और उन्होंने इस इलाके में हालात को और बिगड़ने से रोकने की जरूरत पर जोर दिया।
उधर ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और ब्रिटेन पर क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आमेरिका व इंग्लिस होशदार मिदहीम जंग अलैहि यमन रो। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान कह रहे थे कि हम अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी देते हैं कि वो तत्काल यमन के खिलाफ युद्ध रोक दें। लाल सागर में जो कुछ भी हो रहा है, भारत की उस पर नजर है। भारतीय नौसेना ने उत्तर और मध्य अरब सागर समेत महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में हालात को देखते हुए फ्रंट लाइन शिप की तैनाती बढ़ा रही है। यूं तो जयशंकर की बातचीत में दोनों देशों के संबंधों के अलावा चाबहार पोर्ट में प्रगति पर भी बात हुई, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा जहाजों पर हमला ही रहा। तो एक बार फिर से अश्विनी महापात्रा को शामिल कर लेते हैं। तो जो भारत की चिंताएं हैं, उन्हें ईरान कैसे दूर कर पाएगा? देखिए, ईरान चाहता है तो कर सकता है ना। ईरान अपना हुती पे दबाव डाल सकता है। तो उनके पास जो हथियार है कहाँ से आ रहा है? ईरान से आ रहा है। तो ईरान के ऊपर वो डिपेंडेंट है। ईरान चाहे तो कि वो एस्केलेट करने नहीं देगा, युद्ध को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ईरान पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। आप देखिए, जैसे हिजबुल्लाह पे अटैक हुआ इसराइल का, वो चाहता तो एस्केलेट हो सकता था, लेकिन ईरान नहीं चाहता है। तो ईरान चाहता है कि ये नहीं, मैंने कहा कि ईरान शांति चाहता है, लेकिन ईरान उनको अमेरिका इजराइल को दिखाना चाहता है कि इट इज एन इन्फ्लुएंशियल एक्टर इन वेस्ट एशिया। इस चीज को समझिए। ये जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का विजिट होता है, इसी एक डिप्लोमेटिक चैनल से अमेरिका की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ उनका मुलाकात हुआ था, बात हुआ था, इसमें एक डिप्लोमेटिक चैनल से ईरान पे प्रेशर डाला जाए, है ना, कि भाई किसी तरह से आप हुतियों को ही रेन इन करो, उन पे प्रेशर डालो कि इस तरीके से कमर्शियल शिप पे, कार्गो शिप पे अटैक ना करे। तो ये जो रेड सी में किसी भी तरह जिस तरीके से कमर्शियल काम हो रहा था वो होना चाहिए, क्योंकि ये सारे कंट्री को अफेक्ट करता है। इसके बाद आपकी इकोनॉमी अफेक्ट होएगा, इसके बाद आपके जो ऑयल प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि करीब 3.5 बिलियन जो बैरल्स है हर दिन उसमें तेल वहां पे आता है रेड सी से। एक तरफ एस जयशंकर हूथी विद्रोहियों पर लगाम लगाए जाने की बात करते हैं, अटैक रुकवाने की बात करते हैं। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ये चेतावनी देते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन तत्काल जो है वो हूथी विद्रोहियों पर अटैक बंद करे। तो कहीं ये एक मैसेजिंग की कोशिश तो नहीं है? भारत और ईरान मिल रहे हैं, अमेरिका को संदेश देना चाहते हैं ईरान के विदेश मंत्री। मुझे लगता है वो उस तरीके कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं उससे मत जाइए, उनके अंदर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होगा जो जयशंकर जी ने अमेरिका को कन्वे किए होंगे। तो अभी भी मुझे लगता है कि अमेरिका इस तरीके से एरियल अटैक कर रहा है हुती का बेसिस पे, क्यों अमेरिका खुद ही नहीं चाहते वो अनुभव होने के लिए। अब सोचिए ना, जो सिविल वार येमेन की 2011 से लेकर शुरू हुआ, 10 साल से ज्यादा हो गया। ये एक इकोनॉमिक बैकवर्ड, वहाँ पे बैकवर्ड रीजन है, वहाँ कौन घुसने जाएगा? अमेरिका क्यों उसमें इन्वॉल्व होगा? तो दूसरी बात है, ईरान कभी नहीं चाहे कि वार वहां पे हो अमेरिका के साथ दूसरे कंट्री। ईरान की अपनी स्थिति खराब है, इकोनॉमिक स्थिति ले जाइए, उनके अंदर उसका लेजिटिमेसी, पॉपुलैरिटी को ले जाइए। जो मुल्ला की रूल है वहां पे, अभी हाल में देखा होगा हिजाब पे किस तरीका से वहां पे बवाल हुआ था। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक तरीका से जैसे लोग कहते हैं कि रीजन वाइड वार होगा, वो कोई भी नहीं चाहता कि रीजन वाइड वार हो। 100 डेज से ज्यादा दिन हो गया गाजा पे, होना हो तो हो जाता, अब ऐसा नहीं है। और इसके साथ जो गल्फ कंट्री है वो नहीं चाहेंगे, जैसे सऊदी हो गया, यूएई हो गया, इवन बहरीन हो गया, वो ओपनली सऊदी अरबिया यूएई सपोर्ट नहीं करे अमेरिका को, ओनली बहरीन उन्हीं का साथ है। तो कहीं ना कहीं उनका अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको किसी भी तरह एस्केलेट ना किया जाए। तो ये थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अश्विनी महापात्रा। और अब पॉडकास्ट में शामिल करते हैं इस्राएल से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा को। हरेंद्र जी, जो मामला है वो हूती विद्रोहियों का है और वो जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, मालवाहक जहाज़ों पर अटैक कर रहे हैं, भारत ने अपनी आपत्ति जो है वो जताई है ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान। और इस समय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वाणिज्यिक मार्गों पर इनके हमले जो हो रहे हैं उनको रोका जाए। इसकी जड़ में है इसराइल की वजह से, क्योंकि इसराइल का विरोध करना है इसलिए हूती हमला कर रहे हैं। तो इसराइल की भूमिका क्या है और इसराइल कैसे इस चीज को डील करेगा या कर रहा है? देखिए, औपचारिक बयान जो इसराइल से आए हैं उसमें बार बार ये कहा गया है कि कोई भी इसराइल पर जो भी हमला करेगा तो इसराइल उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। हालांकि हूती के तरफ से कई हमले हुए हैं इसराइल पर। उन्होंने इसराइल के दक्षिणी शहर एलात पर जो है कई
वहां से मिसाइल दागे, लेकिन इसराइल के तरफ से सिर्फ उसको इंटरसेप्ट किया गया और उसके बाद इसराइल की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है। और माना यह जा रहा है कि ये स्ट्रैटेजी के तहत जो है इसराइल ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि वहां जो मल्टीनेशनल फोर्स जो बनाया गया है और उसमें कई सारे देश के लोग उसमें शामिल हैं अमेरिका के नेतृत्व में, और यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के ही कहने पर इसराइल ने चुप्पी साध रखी है और उस मल्टीनेशनल टास्क फोर्स का भी इसराइल हिस्सा नहीं है। तो दरअसल इसराइल को अमेरिका उस समस्या से, हूथी वाली समस्या से या उस लड़ाई से शायद जानबूझ करके दूर रखना चाहता है और ये भी दिखाने का प्रयास है कि ये एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, हूथियों वाली जो समस्या है और ये व्यापारिक जो रूट है उसको रोकने की जो समस्या है। और इसराइल ही सिर्फ उसकी वजह से, भले ही इसराइल उसके जड़ में है, लेकिन इसराइल ही सिर्फ उससे आहत या परेशान नहीं है, उससे ज्यादा कहीं परेशान मिस्र और यहाँ पर और भी क्षेत्र के और भी जो देश हैं वो उससे ज्यादा जो है परेशान है और उन्हें ज्यादा आर्थिक जो है नुकसान हो रहा है। हरेंद्र, अगर आप इसके जरा तार, हमने इसकी बात की क्योंकि इसकी जड़ में इसराइल है जिसका कि वो हूती विद्रोह करते हैं, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि अब आने वाले समय में, और ये इस समय जो वर्ल्ड फोरम की जो बैठक चल रही है उसका भी मेन एजेंडा यही है, और अमेरिका क्या जानबूझकर ऐसा कर रहा है कि इसमें इसराइल को नहीं शामिल कर रहा कि कहीं इस युद्ध का जो क्षेत्र है, दायरा, और बढ़ ना जाए? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर विश्लेषकों का ये मानना है कि अमेरिका जानबूझ करके इसराइल को बाहर रखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका की कोशिश है यह दिखाने की अगर इसराइल उसमें शामिल होता है तो बहुत सारे जो देश अभी मल्टीनेशनल टास्क फोर्स में जो शामिल हैं और उसका साथ देते नजर आ रहे हैं और इस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं या ये इस समस्या को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद जो है उन्हें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, उन्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है उस टास्क फोर्स में बने रहने में। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जो सेना है, एक फौज जो है वो तैयार है इस समस्या से जूझने के लिए अगर इसराइल उसमें शामिल नहीं होता है। तो ये, जैसा मैंने पहले कहा, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका के इशारे पे ही इसराइल जो है इस समस्या में जो है अपना कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, इससे निपटने की कोशिश नहीं कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्रा पॉडकास्ट में लाइव शामिल होने के लिए। कार्यक्रम में आगे हम आपको क्या सुनाएंगे? पिछले 2 साल से मायावती के जो स्टेटमेंट्स आते हैं और जो उनका कार्यकलाप है, निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। मायावती लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, करने वाले हैं हम विश्लेषण। तो YouTube देख लें पहले। जी बिल्कुल, अगर टिप्पणियों की बात है तो शैलेंद्र बैरागी है जो कह रहे हैं कि BBC का प्रसारण सुबह भी होना चाहिए। रामपाल है जो कह रहे हैं कि अधिकतर देश तो अब युद्ध की तैयारी में ही जुटे हुए हैं। रघुवर कुमार हैं जो कह रहे हैं कि जितने युद्ध और हमले हो रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा जो है परिणाम स्वरूप विश्व आर्थिक, जैविक और प्राकृतिक रूप में संकट में पड़ जाएगा। शमशाद समस्तीपुरी लिख रहे हैं कि जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं वो दुनिया की किसी भी शक्ति से नहीं डरते। ये बात जितनी जल्द दुनिया के ताकतवर नेता समझ लें अच्छी बात है। उपेंद्र मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि अमेरिका विश्व में सभी युद्ध की जड़ है। राकेश दुबे कह रहे हैं कि 2024 में BBC को कुछ नया प्रोग्राम लेकर आना चाहिए। तौहीद अहमद कह रहे हैं कि जब अमेरिका चाहेगा तो भी युद्ध विराम हो सकता है। और उसके अलावा जगदीश वर्मा की टिप्पणी है, भारत ने ईरान को बता दिया है कि हूती केवल इसराइल को ही परेशान नहीं कर रहे, भारत भी परेशान है। और मुकेश कुमार कह रहे हैं कि मोहनलाल शर्मा मेरा नाम क्यों नहीं लेते, ले लिया जी। और अब देखिए खांसी आने वाली है, मैं विराम लेता हूँ। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। और अब इस पॉडकास्ट का दूसरा पड़ाव। मायावती ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का अपना पुराना स्टैंड फिर दोहराया है। हालांकि उन्होंने चुनाव के बाद गठबंधन से इनकार नहीं किया है, और लेकिन फिलहाल उनकी पार्टी में लोकसभा का चुनाव वो कहती हैं कि वो अकेले ही लड़ेंगी। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों,
अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़े। तो ये जो क्लिप है हमने कल भी इस पॉडकास्ट में आपको सुनाई थी, लेकिन आज हम इसका विश्लेषण करने वाले हैं। इससे पहले भी पिछले साल सितंबर में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से चंद दिनों पहले उन्होंने कहा था कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती का कहना है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से बीएसपी को नुकसान होता है। ज्यादातर पार्टियां बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहती हैं, लेकिन वो इस बार लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। लेकिन इस पूरी खींचतान में बार बार ये बात आती रही कि अखिलेश यादव बनाम मायावती का मसला उठता रहा। अखिलेश यादव कहते थे कि इंडिया गठबंधन में वो किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से इस ऐलान के साथ ही बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता आखिरी वक्त बीएसपी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कर रहे थे। मायावती की इस घोषणा से इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचेगा? बीबीसी संवाददाता दीपक मंडल ने वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता से विश्लेषण के लिए कुछ बातें समझनी चाहिए। शरद जी, ये बताइए कि मायावती ये क्यों कह रही हैं कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? इसके पीछे आखिर उनका मकसद क्या है? पहली चीज तो ये कि मायावती का ये कहना कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, ये कोई पहली दफा नहीं कहा है, बार बार ये दोहराया है उन्होंने, और वो इसलिए दोहराती है जिससे इंडिया अलायंस वाले उनके वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करें और उसमें शामिल हों। उनका मकसद ये है कि किस तरह इंडिया अलायंस को डैमेज कर सकें वो। ये इसमें अब कोई शक नहीं बचा है कि वो बीजेपी के कहने पे और मोदी के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती है। उसकी बड़ी सिंपल सा रीजन है कि सबको मालूम है कि ईडी और सीबीआई का जिस तरह इस्तेमाल होता है और जितने ज्यादा दौलतमंद होते हैं उनको ज्यादा डरना पड़ता है ईडी सीबीआई से। मजबूरी है बेचारों की। मायावती के पास भी यही प्रॉब्लम, नेता सारे ये दौलत वाले, बहुत ज्यादा दौलत वाले, लेकिन इनके पास कुछ ज्यादा है तो इनको ज्यादा डर है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, कोई मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, कि पिछले 2 साल से मायावती के जो स्टेटमेंट्स आते हैं और जो उनका कार्यकलाप है, निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। मुझे तो लगता है कि इंडिया अलायंस वालों को खुश होना चाहिए कि वो उनके साथ नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वो शामिल होगी तो उनका फायदा होगा, इंडिया अलायंस का नुकसान होगा। लेट 80s से जब से वो आई हैं तो तब से ये देख रहा हूँ कि उनका, तब तो पहले तो कांशीराम चलाते थे, तब भी ये था कि जिसके साथ मायावती अलायंस करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, उसके साथ सरकार नहीं बनाती, वो फिर किसी और को ढूंढ लेती। तो इसमें जो है, इसमें मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस का कोई नुकसान, त्रिकोणीय संघर्ष भी होगा इलेक्शन तो भी नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर अपना बर्बाद कर रहे हैं किसी ऐसे शख्स के साथ जुड़ करके जो आपको कब धोखा दे दे, बीजेपी के गोद में चला जाए। 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से बनी यूपी में। क्या मायावती की पार्टी का आधार कमजोर हो रहा है? आप उनकी पार्टी का राजनीतिक भविष्य कैसा देखते हैं? मुझे नहीं लगता जो वोट चला गया है वो वापस उनके पास आने वाला है, क्योंकि मायावती अब का वैसे ही देखिए ना कितना ज्यादा वोट गिर गया है उनका। जो वोट किसी जमाने में 20, 21, 22% हो जाता था, वो पहले हुआ 19%, फिर हुआ 12% अभी पिछले 22 के इलेक्शन में। अब की बार मुझे नहीं लगता कि 5-6% से ऊपर होना है। शी इज गोइंग टू बिकम इररेलेवेंट इन पॉलिटिक्स, और ये उन्होंने खुद बनाया है अपने आप को। जिस तरह से आपने कहीं सुना है, सिवाय स्टेटमेंट पढ़ देने के, एक प्रेस नोट बनता है वो पढ़ देती है, कभी कोई वो जारी हो जाता है, कोई उनके नाम पे ट्वीट इशू हो जाता है, बाकी कुछ होता है उनका कोई एक्टिविटी नहीं। उन्होंने तो ये कहना चाहिए कि जो दलितों का जो मूवमेंट जो काशीराम ने चलाया था और उनको कंसोलिडेट किया था, वो मायावती ने उसको ध्वस्त कर दिया, और ये अंदर के लोग कहते हैं। अब शरद जी, कहा जा रहा है कि मायावती बीजेपी की मदद कर रही हैं, इन बातों में आखिर कितना दम है? जब से ये गई उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स के, वो आज तक वो तलवार लटकी हुई है। जब चाहेगी सरकार, जानबूझ के सरकार की स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस टाइम में भी होता था कि सीबीआई करा के फिर लटकाए रखो तलवार, जब जरूरत पड़े तो तलवार और नीचे कर दो। तो इनको यही डर है, और क्योंकि इनके पास सबको मालूम है कि जिस प्रकार की दौलत है तो डरना लाजमी है इनके लिए। और बीजेपी का जिस तरीके का रवैया है कि वो किसी को भी छोड़ते नहीं है, जब जिससे कुछ कराना होता है तो वो सीबीआई और ईडी के जरिए से कराते हैं। अभी तो ऐसा लगता है ना कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिया का और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरे भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है। इस तरीके का माहौल बन चुका है, तो ऐसे में कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि मायावती डर। तो और भी नेता लोग, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है दूसरे नेताओं पे भी, कुछ दूसरी पार्टी के भी। ये थे वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता, जिनसे बात कर रहे थे दीपक मंडल।
तो ये था आज का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आपसे अब मुलाकात होगी कल यानी बुधवार को, समय यही होगा 7:30 बजे। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। कल मैं नहीं आऊंगा, आराम करूंगा। तो मुझे और सिमरनप्रीत कौर को दे विदा। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।